जब लोग डायमंड जुबली मना रहे थे, जयकारे खूब तेज लगा रहे थे, भारत माता की जय जयकार लगा रहे थे, गलियों में जा जाकर लोगों को सुना रहे थे, जता रहे थे भारत के हम वासी हैं, हम भारत के सच्चे देशवासी हैं, ये सब जताया जा रहा है घर घर तिरंगे लगाकर। लेकिन वहीं दलितों के घरों में मातम भी मनाया जा रहा है। इसी हिंदुस्तान में, क्योंकि ये हिंदुस्तान हजारों साल पुराना है, इसीलिए हिंदुस्तान में हर घर में, घरों में जहां एक जगह आज़ादी मनाई जा रही है, एक जगह मातम भी मनाए जा रहे हैं। दलितों के बच्चों को मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है, उनको जबरन जेलों में डलवाया जा रहा है, चोरी का इल्ज़ाम लगाकर, मर्डर का इल्ज़ाम लगाकर, रेप का इल्ज़ाम लगाकर, छीना झपटी का इल्ज़ाम लगाकर दलितों पर अत्याचार बरकरार है। ये है वो पुराना हिंदुस्तान। लोग मुझसे कमेंट में कहते हैं कि आप हिंदुस्तान नहीं भारत कहिए, लेकिन मैं भारत कैसे कह दूं? मेरे भारत को बाबा साहब ने बनाया था, उनका सपना था भारत, लेकिन वर्ण व्यवस्था ने अपनी मजबूती दिखाते हुए उस भारत को खंडित कर दिया। भारत में वर्ण व्यवस्था लागू है, मगर मच के आंसू नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब रोते हैं, मगर मच के आंसू दिखाते हैं। लेकिन वहीं अंदर से तुम करो, जो करना है करो, हम तुम्हारे पीछे हैं। दलितों को मारो, जेल में डलवाओ, पुलिस को भी कहते हैं कोई बात नहीं, इनको जेल में डाल दो। ये तो दलित है, ये तो कीड़े मकोड़े हैं, इनसे तो हमारा सिर्फ नाता क्या है, सिर्फ वोट लेने का हमारा इनसे नाता है और इनसे गुलामी कराने का हमारा इनसे नाता है। उसके अलावा हमारा इनसे कोई नाता नहीं है। और हाँ, अरे दरोगा जी, तुमने कहीं हमारा बच्चा तो नहीं पकड़ लिया? कहीं कोई उसको मार रहा हो और तुमने उसी को जेल में डाल दिया हो या पकड़ लिया हो? उसको छोड़ देना, कमज़ोर कड़ी को पकड़ो, हमारे बच्चों को हाथ मत लगाना, वरना तुम्हारा ट्रांसफ़र ऐसी जगह करेंगे जहां तुम पानी को भी तरसोगे और लोगों को देखने को भी तरसोगे। वहीं पुलिस महकमे को मुट्ठी में बंद होकर काम करना होता है, चाहे वो पुलिसकर्मी दलित समाज से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे वो जनरल हो। जो सच्चे ईमानदारी तरीके से अगर कोई काम करना चाहे तो उसे रोक लिया जाता है। अबे तेरी औकात नहीं है हमारे बच्चों को हाथ लगाने की। अगर उसने एक दो दलितों को मार भी दिया तो कौन सी आफत आ गई? ये तो मरने के लिए ही पैदा हुए हैं, इनको मरने दो। और ये लोग इतने शातिर होते हैं, जैसे ही इनको खबर लगती है, जो नेतागिरी में है, जो राजनीति में है, चाहे वो दलित समाज के हो, चाहे ओबीसी के हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो माइनॉरिटी के हो, जब इन्हें पता लगता है इनकी जाति पे, इनके धर्म पे अगर जुल्म हुआ है, तो वो लोग अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देते हैं, बहाने लगा देते हैं, हम तो यहाँ है ही नहीं, बीमार है, हॉस्पिटल में दाखिल हैं, 70 तरह के, क्योंकि इनको पब्लिक को हैंडल करना आता है, इन लोगों को अपने लोगों को हैंडल करना आता है, इसीलिए इनको काम सौंपे जाते हैं। ये लोग भाग जाते हैं, फ़ोन भी उठाना बंद कर देते हैं। उनको पता है जिस किसी का फ़ोन आया है तो एक ही मैटर पे आएगा, जालोर में बच्चे को क्यों मारा, बिहार में बच्चे को क्यों मारा, उसको वहां हरियाणा में दलित को क्यों मारा, यूपी में दलित को क्यों मारा, सब ये खबरें जाएंगी। और वहां जहां उनकी सरकार होती है वहां तो उनकी मां मर जाती है, उनको सांप सूंघ जाता है और वो छुप जाते हैं, अपने फ़ोन तक स्विच ऑफ कर लेते हैं और वो मिलते भी नहीं किसी से। ये है समाज के और जातियों के और धर्म के नेता। इन पर मुझे शर्म आती है
और जब इनके ऊपर कुछ बीतती है, जब इनको टिकट मिल जाता है, तो ऐसे मगरमच्छ के आंसू रोते हैं, ऐसा प्रेम भाव दिखाते हैं कि जैसे मानो इनके जैसा तो इंसान ही नहीं है धरती पर। आज हर जगह, हर राज्य में एक ही नारा गूंज रहा है, हमको चाहिए आजादी, हमको चाहिए आजादी। भाई किससे चाहिए आजादी? आजाद तो देश है, आजाद तो देश हो चुका है, फिर किससे आजादी मांग रहे हैं? ये भी तो सोचिए। जेएनयू में नारे लगते हैं, हमको चाहिए आजादी। स्टूडेंट, छात्र ये आवाज उठाते हैं, हमको चाहिए आजादी। जिस जेएनयू में पढ़ाई होती है राजनीतिक की, वहां पर से नेता निकलते हैं, इंजीनियर निकलते हैं, वैज्ञानिक निकलते हैं, वहीं से आवाज उठती है, हमें चाहिए आजादी। और उन बच्चों को, चाहे वो दलित के बच्चे हो, चाहे वो ओबीसी के बच्चे हो, चाहे वो माइनॉरिटी के बच्चे हो, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, उन्हें मारा जाता है, उन पर इल्जाम लगाए जाते हैं। हिंदूवादी संगठनों के जो वहां पर छात्र हैं, वो उन पर तरह तरह के इल्जाम लगाते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, उन पर जुल्म करते हैं और धोखे से उन पर वार कर देते हैं, रात को वार कर देते हैं। लेकिन जो दलित समाज के, जो बहुजन समाज के, जो माइनॉरिटी के जो नेता है, जो राजनेता है, वो सबसे ज्यादा गुलाम है, भेड़िए हैं, और उन लोगों को हक नहीं है कि वो आपके बीच में आए, आपके बीच में आकर वोट मांगे, आपके बीच में आकर घड़ियाल आंसू दिखाए। आपको सबसे पहले अपना घर सुधारना होगा, तब जाके जातिवाद खत्म होगा, तब जाके आप लोगों को न्याय मिलेगा। आप लोग न्याय की मांग करते हैं, आप लोग नारे लगाते हैं, आप लोग एक मोमेंट बना देते हैं, तो उसको हाईजैक करने के लिए आ जाते हैं आप लोगों के ही बीच के निकले हुए दलाल नेता, जयचंद नेता थे, जयचंद आ जाते हैं आपके बीच में, और वो आप लोगों को हाईजैक कर लेते हैं। उनको पढ़ाई कराई जाती है, उनको बताया जाता है जैसे भी करके हमें गाली दो। जो बड़े नेता होते हैं वो कहते हैं हमें चाहे गाली दो, हमें गलोच करो, हमें कुछ भी कहो, लेकिन तुम्हारा जो कार्य है, तुम्हें जो काम सौंपा गया है, वो तुमने भली भांति निभाना है। और वो लोग आ जाते हैं आप लोगों के बीच में, और आप लोगों को हाईजैक करके, वो कैसे भी करके, वो अपनी पार्टियों की ओर ले ही जाते हैं, और आप लोग चले भी जाते हो, क्योंकि आप लोगों के अंदर दिमाग नाम की चीज नहीं है। आप लोग न्याय मांगते हैं, लेकिन उसको छीनना नहीं चाहते। मांगने से कोई चीज नहीं मिलती, मांगने से कोई चीज नहीं मिलती, मौत भी नहीं मिलती। आप लोग, बाबा साहब भी इतना पढ़ लिख गए थे, पूरे वर्ल्ड में उनके जितना पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति नहीं था। उन्होंने भी आंदोलन किए थे, उन्होंने भी लाठियां खाई थी। जब उनको कानून मंत्री बनाया गया, जब शपथ ली गई, आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा कि जब भी मेरी कौम, मेरे समाज, मेरी जाति पर अगर कोई जुल्म हुआ, अगर उनके साथ अन्याय हुआ, तो मैं उनके साथ में खड़ा हूं और डटकर खड़ा हूंगा। मैं अपनी कुर्सी और अपने पद को तरजीह ना देकर सबसे पहले अपनी जाति, अपनी कौम, अपने समाज को तरजीह दूंगा। मैं उनके साथ दीवार बनकर खड़ा होऊंगा, ढाल बनकर खड़ा होऊंगा। ये मैं शपथ लेता हूं। बाबा साहब ने ये शपथ ली थी, इसलिए उनको ऐसा उलझाया कि आखिर उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि बाबा साहब की कौम, बाबा साहब की जाति, बाबा साहब के सुनहरे सुंदर देश के लिए वो कुछ नहीं करना चाहते थे, इसलिए उस पत्थर को रास्ते से हटा दिया। आज दलालों का बोलबाला है, आज दलालों की आप लोग भी मानते हो। दलाल आप लोगों के बीच में आते हैं, आएंगे भी, और वो सिर्फ उनके एरिया होते हैं जहां उन्होंने आवाज़ उठानी होती है। अगर कोई बीजेपी का है, और जैसे अब जालोर में, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस कार्यकर्ता चुप हैं, बीजेपी के वहाँ पर या और अन्य पार्टियों के वहाँ पर आवाज़ उठाएंगे, न्याय होना चाहिए,
न्याय होना चाहिए। जहां बीजेपी की सरकार है या और अन्य सरकार है, वहां कांग्रेस वाले जाग जाते हैं, न्याय नहीं हो रहा, देश में महंगाई हो गई, देश में अत्याचार हो रहा है। ये क्या है? यानी आप सिर्फ अपनी पार्टियों को बचाना चाहते हैं, आप अपनी पार्टियों की ऐड करना चाहते हो। समाज से, जाति से, देश से कोई लेना देना नहीं है आपका। जितने भी बहुजन समाज के या देश के लोग, जो मिनोरिटी के लोग हैं, वो अगर न्याय चाहते हैं तो एक साथ एक मंच पर खड़े हो जाए, क्योंकि मुसलमान का तो अंत है। क्योंकि जैसे संविधान बन चुका है, जो वर्ण व्यवस्था जो बन चुकी है, सबसे पहले उस पर प्रहार मुसलमान पर है, उसके बाद दलितों पर है। तो आप संभल जाइए और एक मंच पर आ जाइए, आवाज उठाइए। और ये छोटे मोटे राज्यों से आपको लड़ने से कोई फायदा ही नहीं होगा। पार्लियामेंट, संसद, जहां से कानून पारित होता है, जहां से कानून बनाए जाते हैं, उसको घेरने का काम कीजिए। पूरे देश में आपको एक आंदोलन चलाना होगा। जातिवाद करने वालों को, टिप्पणी करने वाले लोगों को, आस्था पर चोट पहुंचाने वाले लोगों पर सजाए मौत का एक ऐलान होना चाहिए, एक कानून पारित होना चाहिए। तब जाकर देश में अमन और शांति होगी। वरना आप पाकिस्तान की बात करते हो, आतंकवादी पैदा नहीं होता, आतंकवादी बनाया जाता है। नक्सली पैदा नहीं हुए, नक्सली बनाए गए हैं। इस देश की सरकार ने, ये देश की सरकार चाहती है कि ऐसे कांड हो, ऐसे लोग जन्मे रहे, क्योंकि उनका उसमें भला है, क्योंकि उनको इलेक्शन में मुद्दे चाहिए होते हैं। अरे चाइना बहुत पिछड़ा देश था, आज वो अमेरिका की तुलना करता है, अमेरिका से बड़ा, यानी विश्व में सबसे बड़ा देश होने के प्लान में है। वो अपनी चाल चल रहा है और वो बनेगा भी बड़ा, देखना आप। लेकिन भारत देश, अरे यार हद की बात है, छोटे से पाकिस्तान की तुलना करता है भारत से, और लोग उसके बहकावे में भी आते हैं। तुलना करनी है तो अमेरिका से करो, कुवैत से करो, दुबई से करो। आप क्या कर सकते हो एक पाकिस्तान से, जो जिस पाकिस्तान का अपना कोई शेड्यूल नहीं है, कोई वहाँ रोजगार ढंग का नहीं है, कोई शिक्षा ढंग की नहीं है, आप उससे तुलना कर रहे हो तो ऐसे ही बनोगे। भारत भी ऐसे ही बनेगा। तो भारत में जातिवाद बढ़ाया जा रहा है और खूब तरीके से बढ़ाया जा रहा है। इन लोगों की पक्ष ली जाती है, किसी को सहारा मिलता है तब वो काम करता है। ये जो लोग जातिवाद कर रहे हैं, जो मार रहे हैं, जो कमेंट करते हैं, किसी के भी धर्म पर टिप्पणी कर देते हैं, किसी की भी आस्था पर टिप्पणी कर देते हैं, किसी को भी चूड़ा भंगी फला फला कह के जो है उनको मारा जाता है। तो ये सब सरकारों की चाल है। सरकार इन्हें संरक्षण करती है, सरकार इनको सहारा देती है, इसलिए इनके हौसले बुलंद है। आज बहुजन समाज को इकट्ठा होने की जरूरत है। कम परसेंट के लोग हैं, वो भी, उनमें भी बुरे सभी नहीं हैं, वो भी चाहते हैं कि देश में अमन शांति रहे। लेकिन जो संगठन या पार्टियां जो है वो अपनी शक्ति कायम करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। पहले राजनीति होती थी देश को चलाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश में बेहतर क्या कर सकते हैं। अब्दुल कलाम साहब अपने जीवन में क्या दे गए देश को, बाबा साहब अपने जीवन में क्या दे गए, देखो शक्तिशाली बना गए देश को। लेकिन देश को कमजोर कर रहे हैं अनपढ़, अंगूठा टेक या कम पढ़े लिखे लोग आज देश चला रहे हैं, तड़ी पार लोग देश चला रहे हैं। तो देश कहाँ जाएगा आप खुद सोचो। कोना कोना बिक चुका है देश का, अर्थव्यवस्था बिल्कुल गिर गई है, चरमरा गई है, महंगाई बढ़ रही है, नौकरियों से लोग हटाए जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ गरीब बनाकर रखना है, मजलूम बनाकर रखना है। दिखना चाहिए चेहरे पर कि हाँ मजलूम है। अभी आप मजलूम हो, आपके ऊपर दुख है, लेकिन आप दिखाई नहीं दे रहा उनको। वो जब तक दिखाई नहीं देगा इस तरीके का, वो तब तक नहीं मानेंगे, वो तब तक जुल्म करते रहेंगे, जातिवाद होता रहेगा।
वर्ण व्यवस्था लागू हो चुकी है, संविधान पारित होने वाला है, 1-2 साल में हो जाएगा। तो अब देखना आपके ऊपर क्या बीतती है। जितने आप सोना चांदी, बड़ी बड़ी कारें, बड़ी बड़ी कोठियाँ और हवाई जहाज में सफ़र करना, घूमना, विदेशों में जाना, ये अभी कुछ साल में बंद होने वाला है। आपके हाथ में कटोरा आने वाला है। आपको जिल्लत भरी ज़िंदगी जीने के लिए आपको मोहताज कर दिया जाएगा। ये सब होने वाला है। आप अगर संभल सकते हो तो संभल जाइए और आवाज़ को बुलंद कर दीजिए पूरे भारत में। केंद्र सरकार को घेर लीजिए। छोटे मोटे राज्यों से कोई फायदा नहीं होगा। केंद्र सरकार को घेर लो तो राज्यपाल को घेर लो, उपराज्यपाल को घेरो और मुख्यमंत्रियों को घेरो, एमपीज को घेरो, सभी को इनको घेर लो। श्रीलंका में जो हो रहा है वो यहां भी करने की आवश्यकता है, पड़ रही है, क्योंकि सरकारें काम नहीं कर रही, सरकारें टालम टोली कर रही हैं। सरकारें कोई ठोस कोई कानून नहीं बना रही, क्योंकि ऐसे वैसी दरिंदों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और वो भी कानूनी कार्रवाई सजाए मौत होनी चाहिए और उनको सपोर्ट करने वाले लोगों को भी आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए। चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो और चाहे वो सरकारी नौकर हो, सभी को आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए। तब जाकर ये जातिवाद खत्म होगा। SC/ST आयोग बनाया गया, लेकिन उसका क्या फायदा, क्या रिजल्ट? आयोग में कोई सुनवाई नहीं है, कोई उनको पावर नहीं है, वो कोई काम भी नहीं करना चाहते, उनके पास जुडिशियल पावर नहीं है जो वो किसी पर एक्शन ले सके। तो ऐसे आयोग का फायदा क्या? करोड़ों रुपया लगता है उसको चलाने में, लेकिन ऐसे आयोग का क्या फायदा जो एक गरीब लोगों को, मजलूम लोगों की सिर्फ एप्लीकेशन को लेकर रख लेते हैं और वहां जाकर उनके ऊपर और ज्यादा जुल्म हो जाता है। तुम तो दिल्ली गए थे, तुमने तो हमारी कंप्लेंट कर दी, तुम्हारे औकात नहीं है, तुम कैसे चले गए, इनको जेल में डालो, इनके ऊपर धारा लगा दो ये और इनको जेल में डालो, इनकी कुटाई करो दबा के। वो वहां भी पिटता है और यहां भी पिटेगा। आयोग का फोन बंद, आयोग कोई फोन नहीं करता, ना कोई लेटर इशू करता है, फाइल को लेकर रख लेते हैं। तो ऐसे आयोग का क्या फायदा? आयोग सिर्फ अपनी शक्ति युवाओं पर अपनाता है। अगर युवा लोग अगर उनसे न्याय मांगने जाते हैं, अगर उनको न्याय नहीं मिलता, अगर वो आवाज उठाते हैं, वहां पर विरोध करते हैं, तो उनको पकड़वाने के लिए, उनको अरेस्ट कराने के लिए पुलिस और उनको पिटवाने के लिए पुलिस जरूर बुला लेते हैं। वो वहां पर शक्ति जरूर दिखाते हैं अपनी, लेकिन उस आयोग के बाहर उनकी शक्ति नहीं चलती। जबकि आयोग को बनाया इसलिए गया है कि वो दलितों की कोर्ट है। कहीं न्याय नहीं मिलेगा, वहां पर न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन ऐसे आयोग का खंडन होना चाहिए, ऐसे लोगों का खंडन होना चाहिए जो उनकी कुर्सियों पर बैठे हैं। और एमपीओ का भी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद है, उनका तो विरोध ऐसा होना चाहिए कि उनकी नानी याद आनी चाहिए उनको कि हाँ ये कोई विरोध हुआ है। श्रीलंका ये बनने जा रहा है और आज भारत की जनता जाग चुकी है, दलित लोग जाग चुके हैं, वो निकल चुके हैं गलियों में, रोड पर, सब अब चक्के जाम होंगे और हर जगह से एक ही खबर आ रही है, हमें चाहिए आज़ादी, हमें चाहिए आज़ादी, हमें चाहिए आज़ादी। ये आवाज़ें गूंज रही है पूरे हिंदुस्तान में। मैं भारत नहीं कहूँगा, क्योंकि भारत अगर है तो वहाँ लोग चैन और अमन से जिएंगे। वहाँ किसी के साथ जाति भेदभाव नहीं होगा, वहाँ किसी के साथ लूटपाट नहीं होगी, वहाँ लोग तरक्की करेंगे, रोजगार में उन्नति करेंगे और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा स्वास्थ्य होगा, अच्छी व्यवस्था होगी। इतना सुंदर भारत होगा अगर बाबा साहब के संविधान से चले तो। बाबा साहब ने भी कहा था कि आज जो संविधान हमने पेश किया है, अगर चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तो ये संविधान अंत तक बेहतर ही पेश होगा। लेकिन इसे चलाने वाले लोग अगर बुरे होंगे, स्वार्थी होंगे, तो ये संविधान अंत तक बुरा ही कहलाएगा। ये बाबा साहब ने संविधान को पेश करके कहा था।
आज क्या हो रहा है आपके सामने है। अच्छे लोग चला रहे हैं या बुरे लोग चला रहे हैं। इसलिए संविधान का जो है मजाक उड़ता है, संविधान की लोग बुराई करते हैं, क्योंकि लोग चलाने वाले अच्छे नहीं हैं। क्योंकि ये एक नागवंशी महार जाति के शख्स ने लिखा, व्यक्ति ने लिखा। अगर ये ही उच्च जाति के व्यक्ति ने लिखा होता तो आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मंदिर में पूजा जाता। इतने बड़े थे ये महामानव, मंदिर बन जाते इनके नाम के अगर ये उच्च जाति के होते तो। लेकिन ये अछूत है, इनके साथ अछूतों वाले व्यवहार हुए हैं, अछूत जाति में पैदा हुए हैं, जो कि सदा अछूत रहेंगे। कोई भी सरकार इसको नहीं बदल सकती, क्योंकि सत्ता हमेशा ऊंची जाति के हाथ में होती है। इसलिए आप लोगों से अपील है, आप लोग संभल जाइए। अब भी वक्त है, आपके पास सिर्फ 1 साल बाकी है। आप 1 साल में क्या बदलाव ला सकते हैं? सिर्फ 1 साल। 1 साल के बाद ना मैं आपको कह पाऊंगा, ना आप मेरी सुन पाएंगे। मैं भी किसी जेल के कोने में पड़ा होऊंगा, कहीं काले पानी में पड़ा होऊंगा, और आप जिल्लत भरी जिंदगी जिएंगे। लेकिन मैं, चाहे मैं कम जीऊं, लेकिन भगत सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसी जिंदगी जीऊंगा। इस पर मुझे गर्व है।